अनुपम जी, उदयपुर फाइल्स चलेगी कि नहीं चलेगी? उदयपुर फाइल्स चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बात है, पहले रिलीज तो हो। और वही मतलब रिलीज होगी कि नहीं होगी? और एक ये बड़ी कमाल की बात है कि 3 साल में मेरे ख्याल से भारत में वीडियो पर बना ये पहला हत्याकांड था। मतलब आपको याद है डेनियल पर्ल का एक बार गला काटा गया था वीडियो पर, यू रिमेंबर, दैट वाज इन पाकिस्तान। और भारत पे वीडियो पे सरतन से जुदा की पहली वारदात। 3 साल से उनके अपराधियों को हम सजा नहीं दिला पर 3 दिन में हमने फिल्म बैन करा दी। कमाल की बात। तो अपराधियों को सजा नहीं हो रही है, लेकिन उसकी बात करने को बैन कर दिया। यार कमाल हो गया भाई। अभी ये ब्रिटेन में हमने देखा था, अपराधी को 1 साल की सजा हुई थी, उस अपराध के बारे में लिखने वाले को 3 साल की। तो कमाल की बात है ये। आप देखें, ये हम जा कहाँ रहे हैं, एक पहली बात। कमाल की बात दूसरी और है, बात, एक कमाल की बात और है, ऐड कर दूं, आपकी बात की बढ़ा रहा हूँ। कमाल की बात यह है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है और उससे संबंधित लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए ये क्या कर दिया, और उदयपुर की बात नहीं हो सकती। मैंने उनको कल रिमाइंड किया था, अमित मालवीय जी को, कि साहब वो नूपुर शर्मा जो है ना, उन्होंने केवल आइटरेशन किया था बुखारी की हदीस 5134 का, और उसके ऊपर उनको आपने सस्पेंड किया था, वो तो आज तक वापस नहीं लिया, लेकिन यहाँ आप भर्त्सना कर रहे हैं। तो ये भी एक विचित्र प्रकार की एक, मैं कहूँगा कि साहब, नहीं, दो बातें इसमें। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव से सत्ता में रहते हुए विपक्ष की राजनीति करना सीखा है। अरे आप ही सत्ता में है सरकार, किसको दोष दे रहे हैं? आप ही सत्ता में हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भाई नूपुर शर्मा को अभी तक आपने सस्पेंशन बहाल नहीं किया। आर यू श्योर सस्पेंशन बहाल नहीं हुआ? मुझे लगता है शायद सस्पेंशन उनका बहाल हो गया था दिल्ली चुनाव के पहले। क्या आप एकदम कंफर्म है कि उनका सस्पेंशन बहाल नहीं हुआ? ना, बिल्कुल नहीं हुआ। चलिए, आप कह रहे हैं तो बेहतर कह रहे होंगे। 100% दूसरी बात, ना उनका हुआ ना नवीन जिंदल का हुआ। नवीन जिंदल से तो मैं पर्सनली टच में था। राजा सिंह को तो आज मैंने देखा, राजा सिंह को जो उन्होंने जवाब दिया वो चिट्ठी मैंने शेयर की है। जिस तरह उन्होंने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया, मैंने लिखा कि प्राइवेट कंपनियों में लोगों को निकाले जाते समय भी इतनी रूड चिट्ठी, इतनी एरोगेंट चिट्ठी नहीं लिखते जिस तरह के उन्होंने राजा सिंह अच्छा, को। मैंने नहीं देखा, क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि आप जो बातें कह रहे हो इररेलेवेंट हैं, अप्रासंगिक हैं, और उनका हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। आपका इस्तीफा अब तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है। ऐसा जेपी नड्डा साहब ने कहलवाया है। जेपी नड्डा का बाहर नाम भी है। अच्छा, उन्होंने कहा आपका इस्तीफा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को दिखाया गया और हम वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी बातें अप्रासंगिक हैं और आपकी बातों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। आपका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है। वैसे तो जेपी नड्डा जी के हिसाब से तो किसी की कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। छोटी छोटी बातों पे, खास तौर से यदि आप नरेंद्र मोदी का एक बड़ा अद्भुत कार्यकाल इसलिए भी याद किया जाएगा कि इनके टाइम में भाजपा अध्यक्ष और आरएसएस अध्यक्ष दोनों क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा कमाल समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ नड्डा साहब कुछ बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ भागवत साहब आज देखे फिर कुछ बोल रहे हैं कल। तो ये अलग अलग बातें, अलग उधर एक गडकरी भागवत साहब ने क्या बोल दिया साहब? भागवत साहब ने कल बोला है कि जब 75 साल में आपको शाल उड़ा दिया जाए तो समझिए आपकी विदाई का मौका आ गया है और आपको दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। 75 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सितंबर में भागवत जी 75 साल के हो रहे हैं, सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। एक हफ्ते बड़े हैं भागवत जी मोदी जी से। जाहिर सी बात है वो बात अपनी कर रहे थे, मोरोपंत साहब का हवाला देके अपनी बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उसने उसको मोदी से जोड़ दिया। लेकिन मोहन भागवत जी जिस पद पर बैठे हैं उनसे ये अपेक्षा करना कि वो जो कह रहे हैं उसके कितने मायने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलेंगे उन्हें ज्ञात होना चाहिए। तो शायद ये अपेक्षा ज़्यादा नहीं है। कमिंग बैक टू उदयपुर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स का आप सारा प्रॉब्लम समझे। अरशद मदनी गए क्यों हैं? अरशद मदनी इसलिए थोड़ी ना गए हैं कोर्ट की वो कन्हैया लाल का सर तन से जुदा दिखा देंगे तो
कोई बेइज्जती हो जाएगी उनकी या इस्लाम के, वो तो चाहते हैं उसको प्रमोट किया जाए। वो तो चाहते हैं सर तन से जुदा जितना दिखाया जाएगा लोगों में उतना खौफ आएगा। सर तन से जुदा के खिलाफ नहीं गए हैं वो इसलिए नहीं कोर्ट गए हैं कि कन्हैया लाल वाली जो फिल्म है, उदयपुर फाइल्स जो फिल्म है, वो कन्हैया लाल का सर काटते हुए दिखा देंगे। अरे दिखा रहे, सुभान अल्लाह, और दिखाइए। वो इसलिए कोर्ट गए हैं कि वहां पे कन्हैया लाल की मर्डर की वजह बताई जाएगी, और कन्हैया लाल की मर्डर की वजह धीरे धीरे नूपुर शर्मा तक पहुंचेगी। तो और नूपुर शर्मा को फैक्ट चेकिंग आज तक आनंद रंगनाथन रोज पूछते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई 3 महीना नहीं जाता जब वो एक बार याद ना दिलाते हों उसको, फैक्ट चेकर को। तो उस फैक्ट चेकर को याद ना दिलाते हों जुबेर को कि भैया तुम नूपुर शर्मा की बात को फैक्ट चेक कब करोगे, तो उसका वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो माई पॉइंट इज कि इनको डर इस बात का है कि कहीं वो बातें सामने ना आने लगे जो कि जिसकी कि नूपुर शर्मा की अब क्लिप भी नहीं मिलती है, वीडियो। नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है, इसको मैं कल से लगातार कह रहा हूं कि भाई आर्टिकल 226(2) में हाई कोर्ट को उसका अपना टेरिटोरियल, यानी एक क्षेत्रीय ज्यूरिडिक्शन है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है। उनको इस बात का पूरा हक है कि एक बार लोकस एस्टैब्लिश हो जाए, एक बार जिसे कॉज ऑफ एक्शन एस्टैब्लिश हो जाए उनके टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में, तो दे कैन ऑर्डर। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट पूरे देश में फिल्म को बैन नहीं कर सकती। उसका कारण बता रहा हूं। मौलाना अरशद मदनी ने दो पिटीशन फाइल की, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, एक दिल्ली में। दिल्ली में उनको ऑर्डर मिल गया तो इलाहाबाद को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। फर्ज कीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया होता नहीं इसको तो दिखाओ, और दिल्ली कहती नहीं बैन करो, तो क्या होता? ये दिखाता है कि हर कोर्ट का अपना एक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है, एक क्षेत्रीय प्रभाव होता है, उसके बाहर जाके आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये जो ऑर्डर हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का, मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं कि ये सिर्फ दिल्ली के एरिया पे लागू होता है, इसके बाहर लागू नहीं होता। देखिए साहब, आजकल जो है ना, ये बड़ा मामला जो है ना, वो बड़ा फुल ऑफ हैजर्ड है। नहीं, आप खुद अच्छे, आपको बड़ी अच्छी लीगल जानकारी है। पहले मुझे बताया मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। आप तो खुद ही बड़े फैक्ट चेकर हैं। हम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर जाएं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लॉ की एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं, उसमें से एक प्रमुख एट्रीब्यूट लॉ की यह है कि लॉ जो है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। अब आप ये बताएं कि आजकल जिस प्रकार से हमारे जो शीर्ष न्यायालय जो हैं, जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जिस प्रकार के वो जजमेंट देते हैं, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी दिखती है आपको? हाँ बिल्कुल दिखती है। अब तो एकदम 100% दिखती है, दोनों चीज दिखती है। अब तो वो जैसे जजमेंट दिख रहे हैं वो टोटली प्रेडिक्टेबल और टोटली सर्टेन है। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग कोर्ट जाते ही लोग कह देते हैं कि भाई फलानी कोर्ट है, कपिल सिब्बल खड़े, ऑर्डर हो जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? एकदम प्रेडिक्टेबल और एकदम सर्टेन नजर आ रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप दूसरी तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी में चले गए। आप हाँ, तो मैं उसी तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं लॉ की प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और मैं लॉयर की प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कपिल सिब्बल की बात कर रहा हूँ। आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो दूसरे लेवल पे चलेगी, वो दूसरे स्तर पर चलेगी। वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, वो तो लॉयर की, बेंच की। पहले था ना, एक हमारे सेंट जोसेफ हुआ करते थे, आपका जो एल्मा मैटर है, उसी के नाम वाले, याद है आपको सेंट जोसेफ? अब अपना स्कूल कैसे भूल जाऊंगा भाई, कमाल की बात कर रहे हैं आप। तो वो जो और अपना स्कूल भूल भी जाऊं, तो जस्टिस यशवंत वर्मा का स्कूल कैसे भूल जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट में जो सेंट जोसेफ थे, उनके यहाँ तो बिल्कुल 100% प्रेडिक्टेबल था कि कौन सी पिटीशन गई है, उसके ऊपर क्या निर्णय होना है, बिल्कुल पक्का था। लेकिन उसमें फिर लॉ का कोई लेना देना नहीं था। वो बेंच की क्या इंक्लिनेशन है, केवल और केवल वही चीज़ थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये दिस इज़ अ सैड रियलिटी। एंड मैं आपको ये भी कहूँ कि ये दिस सैड रियलिटी इज़ नॉट कन्फाइंड टू इंडिया अलोन। आजकल आप इस तरह के फैसले जो है वो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और वो पूरी दुनिया में जब इस तरह के फैसले हो रहे हैं, तब ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि the judiciary is no longer content to be the third pillar of the state. They are behaving as if they are the state.
इट्स एवरीवेयर। यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, ब्रिटेन के ब्रेक्सिट का, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट का एक प्रमुख कारण था ये, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के चलते दे वर फ्लडिंग, they were absolutely flooding the Britain with all kinds of illegal immigrants। इसी तरह से यूएस में देख लीजिए, अब तो ट्रम्प बाबू तो झगड़ा कर ही रहे हैं, रोज होता है वहाँ पर। वहाँ तो खैर बिल्कुल ही स्पष्ट है किसका अपॉइंटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नहीं, एकदम सही है। और ट्रम्प साहब तो बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं माननीय न्यायमूर्तियों के लिए। ऐसा कहीं पे होते और देखा नहीं गया। जिस भाषा में ट्रम्प साहब जजेस को ललकारते हैं वो तो असंभव है बाकी किसी जगह। देखिए, मोटी सी बात अगर मैं भारत के संदर्भ में कहूँ तो कुछ इस प्रकार है। जब 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से एक लिबरल्स द्वारा एक माहौल बनाया गया है कि जैसे साहब मुसलमानों का नरसंहार होने जा रहा है। उसके बाद जुडिशरी ने कहीं ना कहीं इसको अपने इस दायित्व को ओढ़ लिया कि हमें रक्षा करनी है, हमें रक्षा करनी है। और उनका जो ओपन टिल्ट था वो एक माइनॉरिटीज़ के पक्ष में झुका हुआ नज़र आने लगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बात मैं हमेशा कहता हूँ और ये बड़ी फाइन बात है, इस पे मैं आपका भी कमेंट चाहूँगा। आज की तारीख में ख़ास तौर से जो राइट विंगर हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, जो सनातनी हैं या जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगातार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको विपरीत आदेश मिल रहे हैं। कभी ये सोच कर देखें कि ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट से क्यों डिसाइड हो रहे हैं उनके खिलाफ। नंबर एक, ये सुप्रीम कोर्ट तक जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही है। आप सोचे ना, हाई कोर्ट में अभी नए जजेस का लॉट आ गया, तमाम जगह यंग जजेस आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं उनकी औसत आयु 64 साल है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं उनकी औसत आयु 63.5 और 64 साल है। तो साहब वो सब नेहरूवियन इरा के और एक सेक्युलर रजीम के निकले हुए लोग हैं। उसी दौरान उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, आज से 60 साल पहले उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, उनका उसी हिसाब से माइंडसेट है, उसी रजीम में वो एक उन्होंने वकालत की है। 64 साल के व्यक्ति की पढ़ाई 60 साल पहले कैसे हो सकती है? अरे भाई, 4 साल में बच्चा स्कूल जाता है, 60 वहाँ से शुरू होती है और 50 साल पहले तक होती है। सुने मेरी बात, देखिए उसको निटपिकिंग मत की, मेरी बात सुने। तो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो शिक्षा होती थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिस तरह पढ़ाया जाता था, दिमाग में जो भरा जाता था वो उनकी दिमाग में भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी आ गई कि दक्षिणपंथी सरकार आ गई है, हिंदू पंथ की तरफ सरकार आ गई है, मुसलमानों का नरसंहार हो सकता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम उनकी रक्षा करें। और आप इसको मतलब सबसे ज़्यादा देखें तो आप वो चंद्रचूड़ साहब के उस फैसले में देखेंगे जिसमें उन्होंने जुबैर को उन मामलों में जमानत दी जो लॉज भी नहीं हुए थे। ये मतलब ये अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्यति। उन्होंने कहा मैं मोहम्मद जुबैर को उन मामलों में जमानत दे रहा हूं जो अभी तक वो मुकदमे लॉन्च भी नहीं हुए। अब आप सोचिए। और कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी कोर्ट से तब तक नहीं उठेगा जब तक जुबैर सीतापुर जेल से नहीं निकल आएगा। तो ये कमाल की बात है ना। तो कहीं ना कहीं दे टुक इट अपॉन देमसेल्व्स कि साहब हम ही रक्षक हैं, हम ही को रक्षा करना है, और इस तरह की बातें आने लगी। मतलब ये एक दिक्कत वाली बात है। धीरे धीरे अच्छा, हाई कोर्ट्स भी ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। हाई कोर्ट से मेरे सामने, मैं जहां बैठा हूं यहां से 1 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। व्हाट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट? दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच इट केटर्स टू, नंबर ऑफ जजेस, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और वहां पे लगातार ऐसे फैसले हो रहे हैं कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। यहीं पर अतीक अहमद से जुड़े हुए लोगों का घरों को योगी ने बुलडोजर चला दिया। वो भाग के हाई कोर्ट पहुंचे, उनको रिलीफ नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनको रिलीफ भी मिल गई, उनका घर वापस बनवाने की इजाजत भी हो गई, 10-10 लाख मुआवजा मिल गया। लेकिन आप सोचे उनको यही स्थानीय हाई कोर्ट से नहीं बने, ये बताइए ना। तो बनी रहे आप, क्या बात है, तो पैसा दे दिया गया, खुद ही बनवाएंगे। सुनिए, लेकिन यहाँ स्थानीय हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट इनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट अभी दिल्ली में भी जो फैसला हुआ है, चीफ जस्टिस साहब एकदम इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, वो भी जा रहे हैं। तो माय पॉइंट इज जुडिशरी भी बदल रही है, बहुत कुछ बदलाव आएगा, आप देखेंगे। इसमें बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो बैन है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच
क्यों 28 प्रदेशों में इसको फिल्म को रिलीज कर दें और मदनी साहब 28 हाई कोर्ट भागें दौड़ दौड़ के उसको बैन कराने के लिए। अरे साहब, तो वो सुप्रीम कोर्ट ले लेगा ना कि साहब इतने सारे उसमें लॉज हो गई। हाँ, ये अलग बात है कि जब हिंदू पक्ष का कोई मुकदमा जाता है तो उसको वो अलग-अलग हाई कोर्ट में भेज देते हैं। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कल सफाई भी दी। कल कपिल सिब्बल ने कह दिया कि साहब आपने ओरली एक बात कह दी थी कि फिल्म रिलीज होने दो, लोगों ने उसको इशू बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सफाई दी, हमने रिलीज होने को नहीं कहा है, हमने सिर्फ अर्ली लिस्टिंग के लिए मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल इस पे सफाई भी दी बाकायदा।